नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। इतिहास पेचीदा है। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर किसी भी कट्टर हिंदूवादी को सबसे बड़ा जो दर्द होता है वो सम्राट अशोक से होता है, बुद्ध से होता है। और ये इतिहास जिससे जैसे एक्सपोज होते जाता है वैसे वैसे सुतली गैंग आग लग जाती है इनमें। तो आज भी एक डिबेट हुई है सम्राट अशोक पे, चंद्रगुप्त मौर्य पे, बच्चे कैसे पढ़ाई करें, इन तमाम बातों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सच्चा इतिहास पता चल सके। इस वीडियो को तो लाइक करना कतई मत भूलिएगा। हाँ जी, अनिल कन्नौजिया बताएं क्या करना चाहते हैं। हाँ जी, बोल साहब। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, जय भीम। हाँ जी जय भीम। आप डिबेट करना चाह रहे थे? जी बस मैंने ऐसे ही लिखा था ताकि ऐड करने के लिए 3-4 बार उसमें ट्राई कर रहा था तो ऐड नहीं हो पाया था देरी की वजह से। जी सर, मेरे पास अच्छा एक जी। बेटा है सर, 9 साल का बेटा है मेरा सर। उसको ऐसी कौन सी बुक पढ़ाऊं जिससे उसका आइडियोलॉजी अच्छा सा चेंज हो, मतलब कि जैसे अम्बेडकराइट बनाना चाहता हूं मैं। हम वैसे खुद भी हैं, पूरा फैमिली है हमारी। हम्म। ऐसी कौन सी बुक पढ़ाएं बाबा साहेब की जो उसका माइंड को और बढ़ाया जा सके। देखिए, कोई भी जो बुक है जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट आप पढ़ा सकते हैं। जी जी, तो है मेरे पास, एनहिलेशन, पढ़ता भी थे। हाँ हाँ। बाबा और साहब की तो धम्मपद। वेटिंग फॉर विजा एक किताब है। जी वेटिंग फॉर विजा जो है उसमें बाबा साहब की ना जो जी बायोग्राफी है, उन जी ऑटोबायोग्राफी एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं। बचपन की उन्होंने अपनी दास्तानें बताई हैं, कहाँ पे कैसे, जी। उसको भी आप पढ़ा सकते हैं। बाकी बहुत किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे चॉइस करना कि अब 9 साल का बच्चा है ना, तो उसके लिए कौन-सा सूटेबल रहेगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा भी पढ़ के बुद्धिज़्म की जो बातें हैं वो आ सकती हैं, जी, बुद्धिस्ट वो आप धम्मपद चूज़ कर पढ़ सकते हैं। कर या फिर जो ये धम्मपद पढ़ते हैं तो उसका कैप्चर बहुत बढ़िया करता है वो। बढ़िया हाँ, पढ़ लेता है हाँ। वो, और करता है। जी सर। जी हुँ। सर, हम बोध गया हम जाने वाले हैं सर। हमें वहाँ से कुछ बुक वगैरह सजेस्ट करिए। कौन से बुक लेकर आए बुद्धिज्म की पढ़ने के लिए, जो कि हमारे फैमिली परिवार के लिए अच्छा रहे। देखिए, मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों ने भी राजीव पटेल जी की 2 किताबें हैं, मतलब 5 किताबें हैं वैसे तो, लेकिन ये जो 2 किताब है ना, एक वैदिक युग का घाल-मेल और भ्रम का पुलिंदा, वो दोनों किताब ना बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ओके। वो किताब से, हाँ, वो दोनों किताब से ना आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी। अब आप जैसे जाते हो देखने के लिए बुद्ध विहार, तो आपको ये नहीं पता है कि कई सारे आप मंदिरों में नहीं जाते हो, जो मंदिर में आप जाओगे देखोगे कि मूर्तियाँ तो बुद्ध की हैं और उनको श्रृंगार करके, पूरा भर-ओढ़ के जी औरत की तरह श्रृंगार कर-कुर के ये लोगों से चून ले रहा है। समझे ना? तो हाँ उस किताबों में बेहतर खुलासा किया गया है, उससे एक नवीन दृष्टि प्राप्त होती है, लोगों का सोचने का आइडिया बदलता है। वो दोनों बहुत ही ज़रूरी किताब है, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उससे ना इतिहास समझ भी मिलेगी। प्रागैतिहासिक क्या होते हैं, लेखनी क्या होती है, वो बड़ा मतलब आपको एक नज़रिया प्रदान करता है, सोचने का नज़रिया। वो दोनों किताब ना हर बहुजन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद से ना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की भी किताब, अच्छा ये किताबें मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब जी किताबें जो हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर लिखी गई हैं। और इनकी जी लैंग्वेज भी सिंपल है। मतलब एक होता है ना कि इतिहासकार लोग बड़ा टफ और इतने कठिन ढंग से लिख देते हैं कि आप पढ़ के बोर हो जाएँगे। तो इन लोगों का ये जो लिखा गया है उस तरह से नहीं है, बोरिंग ढंग से, बल्कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी जानने का मन करेगा। आपका ना मतलब जी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी आपकी और इंक्रीज़ होगी कि और क्या-क्या चीज़ें इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखी है, कैसे किया है, क्या चीज़ें हैं। तो और आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ये सब हमारी ही चीज़ें हैं, देखें कैसे इसको इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, किस तरह से। तो वो जी ज़रूर हर घर में जाना चाहिए ये सारी जानकारियाँ। जी सर। बाकी बाबा बस साहब की किताब तो ख़ैर अल्टीमेट है ही। जी जी जी। ये सर, यही जानकारी चाहिए थी। थैंक यू सर। हुँ, ओके, ओके। हाँ जी, शाक्य मौर्य जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। जी, बताइए। जी सर, मेरा बस कुल 6-7 सवाल थे, वही पूछना है। सभी सवाल को मैं एक साथ बोल दे रहा हूँ। जी अरे सर, पहला इतना सारा सवाल एक साथ मत पूछिए। 1-2 पूछिए जो इम्पोर्टेंट हो।
तब ठीक है, बोल दे रहा हूँ। जो पहला सवाल है कि जो मेरा समाज है, जो शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य कोइरी महतो शाक्यवंशी मौर्यवंशी कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो अपने को मौर्यवंशी भगवान बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के वंशज कहते हैं। इन्हीं समाजों में लोग राम लवकुश के वंशज बने घूम रहे हैं। ये तो हमें पता है, कुछ और जागरूक लोगों को भी पता है कि राम लवकुश काल्पनिक हैं, लेकिन इन्हीं समाजों को इनके असली पूर्वज भगवान बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक से भटका करके राम लवकुश से जोड़ दिया गया है। कब और कैसे? दूसरा सवाल है, कुशवाहा शब्द कितना पुराना है? जो शाक्य सैनी मौर्य समाज कोई है, जो आज के समय में खेतीहर खत्तिय समाज है, खेती करने वाली समाज है। क्या इनके पूर्वज राजा महाराजा सम्राट थे? क्या वो लोग भी खेती करते थे या हल चलाते थे? एक और सवाल ले रहा हूँ। सैनी समाज जो है अपने को मौर्यवंशी समाज से जोड़ता है, क्या अपने को मौर्यवंशी ही कहता है? सवाल ये है कि सैनी समाज कब आया है अस्तित्व में? सैनी अपने को दशरथ वाले राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र महाराजा सूरसेन के पुत्र सूरसैनी के वंशज कहते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनी अपने को चंद्रवंशी कहते हैं और अपने को यदुवंशी से जोड़कर श्री कृष्ण के दादा सूरसेन के पुत्र सूरसैनी से अपना उत्पन्न मानते हैं। सही क्या है? सैनी समाज का सही इतिहास क्या है? अधिकतर सैनी अपने को मौर्य वंश, शाक्य वंश, कुशवाहा समाज से जोड़ते हैं। ये अब इसी 3 का बताइए। और एक और ले लेता हूँ कि आज का वर्तमान समय में 2-3 जातियां हैं, गरेड़िया, राजपूत, नाई। खासकर नाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये लोग मौर्य राजाओं पर जातिगत टिप्पणी करते हैं। उनके सबूत के तौर पर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, साक्षी में तेलुगु पेपर और शिवा सूत्र, हिस्ट्री ऑफ एशिया कोई बुक है ऐतिहासिक, उसका सबूत के तौर पर दिखाते हैं। यही सवाल है। देखिए शाक्य मौर्य जी, आपका जो सवाल था ना, वो बेसिकली लगभग एक ही सवाल था जो थोड़ा सा अलग अलग सेक्ट लिए हुए था। इसमें जो आखिरी सवाल था कि नाई समाज के लोग जो जातिगत टिप्पणी करते हैं, अब विष्णु पुराण ये वो, देखिए विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है, तो सीधी सी बात है वो अंग्रेजों के समय लिखी गई है। तो और भविष्य पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धिस्ट बताया गया है प्रतिसर्ग पर्व प्रथम में ही, और उसको बताया गया है कि वो बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे। यानी ये लोग खुद ही मानते थे कि सम्राट अशोक से पहले उनके दादा जो हैं बुद्धिज्म का प्रचार करते थे, मौर्य थे। तो एक बात और है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले क्या मौर्यों का पता चलता है? तो हाँ, त्रिपिटक में साफ साफ ये मेंशन है। महापरिनिर्वाण सूत्र आप पढ़ेंगे तो वहां पे मेंशन है कि मौर्य लोग भी पहुंचे थे। अस्थि बोन तथागत की जो 8 भाग में डिवाइड हो गई थी, वो भी लेने के लिए पहुंचे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि जो भी जलाया गया था अंगार वगैरह, वो जो बची थी वो चीज उनको दी गई थी, तो उन्होंने ले जाकर अंगार स्तूप बनवाया था। तो मौर्यंस जो हैं उनके अपने कबीले होते थे तथागत के समय में। मतलब मैं तो अभी चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक मौर्य की बात ही नहीं चल रही है, हम तो बहुत पहले चले गए। हम तो सीधे तथागत की बात बात कर रहे हैं। तो उस समय अंगार स्तूप बना था, सोचिए। यानी मौर्यंस के अपने गणराज्य पहले से ही बुद्धिज्म में थे, पहले से ही बुद्धिस्ट थे। तो ये जितने भी जो लोग रेफरेंस दे रहे हैं ना कि विष्णु पुराण ये पुराण उपराण, असल में ये लोग जो मौर्य हैं उनको नीचा दिखाने की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो लोग भी बुद्ध को मानते थे उनको इन्होंने नीचा दिखाने की बात कही है। अब जैसे भविष्य पुराण में जब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जब बुद्धिस्ट बता दिया, तो इनको सीधी सी बात है कि उनको नीचा दिखाना ही दिखाना था। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ। सम्राट अशोक को जब बुद्धिस्ट मान ही लिया गया तो उनकी जाति को उनको नीचा दिखाना ही दिखाना था ना? एकदम क्लियर कट है। तो ये जो लोग भी ये बोल रहे हैं नीचा दिखाने के बाद, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग जातिवादी लोग हैं, समझ रहे हैं ना?
ये हाँ। जातिवादी हैं, धूर्त हैं, हरामी लोग हैं ये। तो ये जितने ये हरामी हैं सब, ये सब जाति की बात ज़रूर करेगा, हर चीज़ को, जबकि बुद्धिज़्म में कोई जाति नहीं होती। जो तथागत को मानता है उसकी कोई जाति नहीं है, वो तथागत को मानता है, वो मनुष्य है, वो धम्म के हैं। तो ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी अपनी जाति बताई, ना सम्राट अशोक ने अपनी जाति बताई। जाति उनकी आजकल कौन बताता है? तो ये चुनमंगा गैंग जो है, धूर्त हरामी प्रजाति जो है, ये बताते हैं सब ये। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है दूसरे को पहले जाति बताओ, फिर उसको ऊँचा बताओ, फिर उसको नीचा बताओ। यही ना करते हैं सब दिन-रात। आप हुँ। इनके संगत में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे तो आप देखेंगे एक बार जो कौन जात हो? अच्छा ये जात हो, अच्छा वो जात, ये दिन-रात यही करते रहते हैं सब। तो जो भी जाति खोज रहा है, चाहे चंद्रगुप्त की, चाहे सम्राट अशोक की, वो दरअसल यही चुनमंगे गैंग के प्रजाति में असे-बसे लोग हैं। अन्यथा इनकी कोई जाति ही नहीं है। ये पूरी तरह से बुद्धिस्ट लोग थे। बुद्धिज़्म है, हुँ। बुद्धिज़्म में कोई जाति नहीं होती है। अब एक बात आती है कि कुशवाहा सरनेम की जो बात आ रही थी, तो देखिए कुशवाहा नाम जो है ये पिछले 50-70 साल में हाइलाइट किया गया है और दरअसल नाम एक्चुअल नाम कुशनारा है, जो बुद्धिज़्म का नाम है। तो कुश नाम जो है ये पुराना है। कुश जो जो अजातशत्रु के पिता थे, बिंबिसार थे, उन्होंने अपना हुँ। जो निवास स्थान जो पहले जहाँ पे रहते थे, वो कुश से ही नाम था उसका। कुशनीर या कुछ तो नाम था इसी तरह का। वो ह्वेनसांग ने अपने नोट्स में लिखा है, मैंने इस पर बताया भी है। तो उन्होंने क्या किया था कि ये नियम बनाया था कि जो भी आग-वाग लग जाती थी ना, घरों में कोई लगा रहता दूर-था, तो जो ऐसा करेगा उसको सज़ा मिलेगी, वो जाएँगे। तो इस सज़ा में पहले उन्हीं के घर में आग लग गई थी और उन्होंने वो सज़ा काटी थी। तो शमशान घाट था, वहाँ पे जाके राजगृह बसाया गया था। तो हुँ। फिर जब तथागत का महापरिनिर्वाण जिस जगह पे हुआ था, उस जगह का नाम कुशीनारा था। कुश जो होता है ना, जिसको दूब हुँ। कहते हैं, दूब, वो। तो ये नाम को जब कर्निघन महोदय ने खोज लिया, उस समय नाम बदल गया था। कर्निघन महोदय जब खोज रहे थे ना, तब कुशी, कुशनारा कुछ नाम नहीं था वहाँ पे। हाँ, ना कोई व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति अपने को ना शाक्य कहता था, ना मौर्य कहता था, ये सब कुछ नाम ही नहीं थे ये सब। तो जब ना कुशवाहा कहता था, जब ये खोज निकाला उन्होंने और जब ये पता लग गया कि भाई कुशीनारा जगह का नाम था, कुश शब्द अब आया, हाइलाइट हुआ। तब क्या हुआ धीरे से, जो अपने को कृषि से जुड़े हुए लोग थे, जिनको ऐसा लगा कि हमारे ही पुरखे हैं, उन्होंने पुरखा बताना शुरू किया सम्राट अशोक को। और एक गजब की बात क्या हुई कि ब्राह्मण उनको नीची जाति बता रहा था। जो हुँ। इतने बड़े सम्राट थे, उनको नीची जाति बता रहा था। और अच्छा। जिनको नीची जात बता रहा था, वो लोग उनको अपना पुरखा समझने लग गए, कि ये हमारे पुरखा थे, तभी तो ब्राह्मण उनको भी नीच बता रहा है, हमको भी नीच बता रखा है। यहाँ से कनेक्शन जुड़ता है। नहीं तो सम्राट अशोक को कोई भी पिछड़ा वर्ग नहीं जानता था। अंग्रेज आके खोज के गए हैं सब। श्रीलंका के लोग जानते थे, थाईलैंड के लोग जानते थे, चाइना के लोग जानते थे, भारत में कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? तो सब लोग पिछले 700-800 सालों में कनेक्शन कट गया था, शूद्र बन के, अछूत बन के, पिछड़ा बन के लोग रह रहे थे, जानकारी ही नहीं थी। थोड़े बहुत कुछ लोग कबीरपंथी में चले गए, अलग-अलग गुरु आए, कुछ भक्ति भाव गाने लगे, कुछ निरंकार की बात करने लगे, कुछ इसी लोग में उलझ गए इधर-उधर, अपना एक्चुअल चीज़ गायब हो गया, ऐसे रह गए। तो इस तरह से कनेक्शन जुड़ता है, फिर धीरे-धीरे चेतना आती है कि अ, य अब यहाँ ख़ास बात क्या है कि जो जातियाँ सम्राट अशोक से खुद को जोड़ रही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से खुद को जोड़ रही हैं, उनको तो तत्काल प्रभाव में जाके सर्टिफ़िकेट लेना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट हैं। और अगर वो सर्टिफ़िकेट नहीं ले रही हैं, फिर भी कह रही हैं कि नहीं हम वो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को तो मानते हैं, वो हमारे पुरखा हैं, तो भैया आपने धर्म परिवर्तन कब कर लिया? यही बता दें फिर। ये सब लोग तो बुद्धिस्ट थे। हुँ। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन में साफ-साफ लिख के गए हैं कि हमारी आने वाली भी पीढ़ियाँ इसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगी। तो अगर कोई मानता है कि सम्राट अशोक जो हैं, वो उनके ही पुरखे हैं, तो बताएँ भई सम्राट अशोक के बाद से कौन-सी पीढ़ी में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया? भई जिसने धर्म परिवर्तन किया वो मुस्लिम बन गया, ईसाई बन गया, तो हमें बताएँ तो सही कि किसने धर्म परिवर्तन किया? हिंदू कब बने हैं बुद्धिस्ट से? ये बताएँ हमें सब लोग। तो आज की डेट में कोई भी जाति अगर
कहती है कि सम्राट अशोक जो हैं वो हमारे पुरखा है, तो उससे पूछिए कि एक बात बता, तूने धर्म परिवर्तन कब किया था? तेरे गर्दन पे कौन तलवार रखा था? बता। मुस्लिमों को तो ये कहते हैं तलवार से नहीं तो सलवार से धर्म परिवर्तन किया है, मतलब 72 हुरों के कारण। इनसे भी पूछ लीजिए कि तेरा कौन-सा तलवार सलवार चला गया था भाई कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया? वो तो बुद्धिस्ट थे, उनके तो बच्चे आज भी जो होगा उनको जो अपना पुरखा मानेगा वो तो बुद्धिस्ट ही होगा। तू लोग तुम्हारे कब से बन गए भाई? पूछें। तो ये जो दासी पुत्र जो कह रहे हैं सब ना, वो इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदू बने घूम रहे हैं, तो इसीलिए पूछ रहा है, इसीलिए वो मज़ाक उड़ा रहे हैं सब दरअसल। जो कह रहा है ना कि सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये लोग दासी पुत्र थे, मूरा नाम, ये दरअसल मज़ाक उड़ा रहे हैं। कह रहे वो तो बुद्धिस्ट थे, तुम आज हिंदू बने घूम रहे हो तो पक्का तुम दासी पुत्र हो उनके। वो मज़ाक उड़ा रहे हैं। या तो अच्छा लोगों को सीधे-सीधे घोषित कर देना चाहिए कि भाई हम उनकी संतानें हैं, तो हम बुद्धिस्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जी। ये मूरा नाम के कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं ना है इतिहास में? कोई कोई भी ऐतिहासिक पात्र नहीं, एकदम झूठा और गपोड़ बात है। जहाँ पे लिखा हुआ है वो किताब खुद अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों की चर्चा है उस किताब में। जो मूरा अच्छा। वाली बात है ना, फर्जी किताब है। एक और सवाल है कि शाक्य वंश और कोलीय वंश में कौन मूल वंश है, कौन पहले है? दोनों पैरेलल में चले हैं। शाक्य वंश को पुराना माना जाता है क्योंकि त्रिपिटक में शाक्यों का लंबा इतिहास रहा है। कोलीय जो लोग थे, तो उनकी शिकायत रहती थी, लोगों की थोड़ी शिकायत रहती थी शाक्यों से कि शाक्य लोग जो हैं थोड़ा आगे निकल गए थे। आगे निकलने का मतलब कि धर्म-वम के रास्ते पर चलते थे। तो त्रिपिटक जब आप पढ़ेंगे, तो अम्बष्ट जो आता है बुद्ध से बात करने के लिए, उसका यही रोना है। कह रहा है कि मैं तो गया था, वहाँ पे गया था, तो शाक्य लोग तो हमको इतना रिस्पेक्ट ही नहीं दिए, उनको तो हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए था, हमको अच्छे आसन पे बैठाना चाहिए था। तो उसके अंदर मतलब इस चीज़ का गुरूर था, उस बमन में, तो उसका बमन सारापन तोड़ देते हैं, वो भी शाक्यवंशी ही निकलता है कि सब शाक्यवंश की ही संतानें हैं। वहाँ पे यही पता चलता है। जी। एक और सवाल लेता हूँ कि जो एक सवाल है, सिंह सरनेम कहाँ से आया है? सिंह उपनाम किसने सबसे पहले लगाया? किस वंश का देन है सिंह उपनाम? सिंह बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध को ही नरसिंह की उपाधि दी गई है। और वो आज भी लोक गाथाओं आप पढ़ेंगे ना, उसमें लोग आज भी नरसिंहो, बुद्धो नरसिंहो, ये आज भी गाते हैं। तो वो बुद्ध को ही नरसिंह कहा गया है। सिंह की उपाधि बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म में ही सिंह की उपाधि थी। यही सिंह की उपाधि को बाद में सिखिज़्म ने अपना लिया। वो भी अपने को सिंह कहने लग गए, क्योंकि उनके भी पुरखे कभी बुद्धिस्ट थे। बाद में जब उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा, सिखिज़्म में आना पड़ा या सिखिज़्म बनाना पड़ गया, तो उन्होंने वही अपने पुरखों की जो उपाधियाँ थी, बुद्धिज़्म की, सिंह की, वही चीज़ को कैरी किया। वही चीज़ आप देखोगे कि अ, मुगलों ने भी वही उपाधियाँ दी। कहा कि भारत में तो जो राजा होते हैं उनको उपाधियाँ दी जाती हैं, सिंह की उपाधि दी जाती है बुद्धिस्ट लोगों को। तो देखें उसने मान सिंह को, जो अकबर का सबसे शागिर्द थे, उनको मान सिंह की उपाधि दी थी। तो ये बाद में राजाओं ने उपाधियाँ लेनी शुरू की। उसके पहले राजपूत जो हैं, सिंह की उपाधि नहीं लेते थे। उनमें आप जाओगे तो कोई अपने को राणा कहेगा। आप जैसे उनको देखो, महाराणा प्रताप देखो, राणा सांगा देखो, राणा कुंभा देखो, सिंह की उपाधि नहीं है। सिंह की उपाधि कब उनको दी जा रही है? अकबर देता है मान सिंह। तो सिंह की उपाधि कहाँ से आ रही है? बुद्धिज़्म से आ रही है। ये उपाधियाँ बाद में मुस्लिम शासन काल में राजपूतों ने भी ले ली। तो ये बुद्धिस्ट है, ओरिजिनली बुद्धिस्ट है। जो लोग भी सिंह लगाते हैं ओरिजिनली बुद्धिस्ट हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में ये उपाधियाँ ली हैं। जी। अरे वो बौद्ध काल में, मौर्य काल में कोई राजा सिंह नहीं लगाते थे क्या उस टाइम? उस समय सिंह एक सरनेम की तरह होता ही नहीं था। उस समय वर्मन, वर्धन, इस तरह के नाम हुआ करते थे। जैसे सम्राट अशोक को देखो, वो सम्राट अशोक लिखते हैं, मतलब अशोक, राजा अशोक लिखते हैं। लेकिन वही आगे आप देखोगे तो उनकी जो वंशजें बाद में आती हैं, तो वो भी किसी का वर्मन, वर्धन इसी तरह का नाम है। और उनमें कोई नहीं, ना मौर्य सरनेम है किसी में, ना किसी में सिंह नाम है, नहीं है, पहले नहीं होता था ये सब।
ये जब से जातियाँ बनी, जब से सरनेम लगाने शुरू हुए, तब से ये सारी चीज़ें आई हैं। जी। अच्छा, एक सवाल है कि क्या मौर्य जो साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद मौर्यों ने कहीं और शासन नहीं किया है क्या? उनका कोई इतिहास और नहीं मिलता है? नहीं, मौर्यों का शासन रहा है। मौर्यों का शासन राजस्थान तक में रहा है 7वीं सदी में। मौर्यों का शासन आप 6ठी-7वीं सदी में ज़िक्र मिलता है, जब शशांक ने हमला किया था और बोधगया में जो बोधि ट्री है, उसको कटवा डाला था। तब सम्राट अशोक के आखिरी वंशज थे, मौर्य वंश के आखिरी वंशज थे, वो जाके उसको दोबारा लगवाए थे। इसका ज़िक्र वेनसोंग ने कहा और साफ-साफ लिखा है कि ये मौर्य शासकों में आखिरी वंश के थे। लिखा हुआ है, मेंशन एकदम क्लियर। 7वीं सदी में थे। ज़िक्र मिलता है 7वीं सदी तक मौर्यों का। और अच्छा। जब बुद्धिज़्म नहीं रहा ना, तभी मौर्य जो हैं डाउन गए हैं। आभीर आप देखोगे, आभीर को भी पिछड़ा इन्होंने बनाया। आभीरों का भी शासन था, 13वीं-14वीं सदी तक शासन था। आजकल ग्वाला, यादव अब एक नया सरनेम लेके आए यादव। वैसे ही मौर्यों का अब एक नया सरनेम लेके आए हैं, कुशवाहा नाम लेके आ गए। सबका ये जो नाम है ना, जैसे कुशवाहा क्यों लाया गया? ताकि इनको कुश से काल्पनिक कहानी से जोड़ के ब्राह्मणीकरण किया जाए। यादव सरनेम क्यों आया? ब्राह्मणीकरण। इसी चक्कर में सब फँस गए। जितने बड़े नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, अब सबको बड़ा गर्व महसूस होता है। कुशवाहा लगा दिए हैं भाई साहब, कुश की संतान बन गए। यादव लगा दी भाई, कृष्ण से जुड़ गए हैं। जबकि ये दोनों जातिवादी सरनेम हैं। ये ब्राह्मणिज्म का दिया हुआ है। जो लोग भी इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो ब्राह्मणिज़्म को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। याद रखिएगा। हमें अगर बाहर निकलना है इनके भेड़-चाल से, इनके जातिवाद से, तो सबसे पहले तो ब्राह्मणिज़्म ने जो-जो चीज़ें दी हैं ना, इनके धार्मिक ग्रंथों से, उन सारी चीज़ों को पहले हटाइए, अपने मूल उठाइए ना। जब इतिहास खोजा ही गया है, इतिहास पर बात चल ही रही है, तो भाई आज से 2000 साल पहले हमारे पुरखे कौन-सा सरनेम लगाते थे, क्या लगाते थे, उस पे जाइए। जातिवाद खत्म होना ही होना है। देखो ब्राह्मणों ने, जब आपको पता है कि सारी जातिवाद उन्होंने दिया, ये दिया, वो दिया, वही चीज़ लेके हम लगा लेते हैं, फिर एक्टिविस्ट भी बने के अगर हम घूमेंगे या हम ही बात करेंगे और लेके वही चीज़ घूम रहे हैं, हटेगा? कभी नहीं हटेगा। चाहे जाने में लगाए हों, चाहे अनजाने में लगाए हों या माता-पिता ने लगा दिया हो। हमें कुछ स्टेप्स तो उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है सर। हुँ। चलिए, आगे बढ़ते हैं और राजकुमार जी यहाँ लिखते हैं, "एसचे सर, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।" हाँ जी, आपको भी। यहाँ पे श्रवणी अरेपल्ली यहाँ लिखते हैं, "सर, इवन विथ वीडियो एविडेंस, पीपल आर स्टिल सेइंग रुचि तिवारी इज़ द विक्टिम। एज़ पर देयर ओन डेफिनिशन, दे आर द ट्रू दलित्स, बॉटम ऑफ सोसाइटी।" देखिए, ये बात जो कह रहा है वो देखिए डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है, पर यहाँ पे एक और बात है। बात ये है कि वो डिजिटल रिकॉर्ड कितने लोगों तक, किस माध्यम से, किसके द्वारा और उसकी कितनी सेकंड पहुँची। जैसे एक ही वीडियो के कई क्लिप काटे जा सकते हैं, चेरी पिकिंग की जा सकती है और उसके खास पॉइंट को उठा के उसी में विलेन को भी विक्टिम दिखाया जा सकता है और विक्टिम को विलेन दिखाया जा सकता है। तो ये इस पॉइंट का हिस्सा है। इसीलिए मैंने जो वहाँ पे नेहा जो लड़की थी, उनका वीडियो दिखाया, क्योंकि वो वीडियो भी बहुजनों को दिखाना चाहिए कि असल में जो वहाँ पे जो पीड़ित लोग थे, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात। इन लोगों की बातें म्यूट कर दी गई थी, क्योंकि जहाँ पे वो बोल रही हैं कि अरे ये हमको मार के भाग रही है, देखो हमको ज़मीन पे गिरा दी है, ये सब बातें म्यूट कर दी गई। और वो जाके एक तरफ़ा जब रोती है, तो पूरा का पूरा जो ये भांडगिरी ये लोग खड़ा कर रखे हैं, हर तरफ इनका अपना जो ज़ोन बना रखा है, उसमें वही चीज़ें प्रचारित कर दी हैं, तो लोगों को लग रहा है कि वो विक्टिम है। अच्छा, इसके बाद से इपिस्टमी एलिथिया लिखते हैं, "एसचे सर, अमित खिलोर यूपीएससी टीचर को भी डिबंक करिए। द वायर ने डेटा से दिखाया कि आईएएस आईपीएस में ज़्यादातर जनरल हैं, जिस पर अमित ने कहा कि हर साल 27% ओबीसी, 15% एससी चयन होता है। 10 साल में संख्या बहुत ज़रूरी है। संख्या बहुत है।" नहीं, ये तो फेंक है। ये जो बोल रहा है ना, जो भी अमित है, खिलोर है कि फिलोर है कि सिलोर है, जो भी है ये हर साल जो 27% ओबीसी, ये ऐसे नहीं होता है ये रिक्रूट ही नहीं करते हैं। इनमें इनकी सीटें खाली रह जाती हैं, बैकलॉग बहुत हैं, तो पहले का जो डेटा खाली है वो तो है ही है और प्लस ये जो गैप बना है ये भी है। भई
ओबीसी का 1992 में आया था, तो अब तक तो कितनी पीढ़ी जो है रिटायर भी हो चुकी होगी। तो रिटायर हो चुकी होगी, तो ये जो डेटा अगर इतना भरा जाता तो इतना भी तो होना चाहिए था, काहे नहीं है? दूसरी चीज की ओबीसी 27% किस हिसाब से दिए हैं ये? ईडब्ल्यूएस 10% दे दिए हैं। ओबीसी को 27% किस हिसाब से दिए हैं बिना जनगणना काउंट किए हुए? तो यहाँ पे चले, इस पर हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे, डिबंक होंगे, सब लोग डिबंक होंगे। यहाँ पे बलवीर सिंह जी का सुपर स्टिकर है और यहाँ पे भुवनेश जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे संतोष मने लिखते हैं, श्याम मीरा सिंह की एक रील देखी, वो शंकराचार्य तारीफ में थी जिसकी अभी कुटाई हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आता कि श्याम की विचारधारा कैसी है। श्याम वो हैं, ये बीच वाले हैं, ये जय श्री राम भी बोलते हैं, खाटू श्याम भी बोलेंगे, सब बोलते हैं, वो वाले हैं ये, मतलब कांग्रेस समझिए इनको, कांग्रेस पार्टी वाले समझिए, वो वाले हैं, बाकी आप समझदार हैं। और इसके बाद से सचिन रोकड़े जो हैं वो बोल रहे हैं, मोदी को तेली बोलते हैं, जय भीम। हाँ, किताबों में लिख रखा है ना, किताबों में लिख रखा है कि जो तेल बेचेगा कुत्ते की विष्ठा में, बताइए, पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में गिरेगा, ये मनुस्मृति में इन्होंने चैप्टर 10 92 श्लोक में लिख रखा है, देखिए। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे प्रशांत शबल यहाँ लिखते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग नॉलेज, शुक्रिया जी। और फिर यहाँ पे श्रवण पंसोडे जी ने मेंबरशिप गिफ्ट किया, बहुत शुक्रिया जी आप। फिर ये लिखते हैं, चौधरी टाइटल का हिस्ट्री क्या है सर? चौधरी भी पुराने समय में नहीं मिला है, इतनी इतिहास की किताबें पलटने पर भी चौधरी नहीं मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि चौधरी उसको बोलते थे जो एक तरह से गांव का प्रधान जो बनाया जाता था, उसी को जो पंचों में बात रखता था, जो एक तरह से प्रमुख होता था, सरदार होता था, उसको कहते थे अंग्रेजों के समय में। और धीरे से ये जो है लोग चौधरी, किसी का पिताजी अगर बन गए तो वो चौधरी ही लगा दिया। जैसे कुलकर्णी भी एक पदवी थी कलेक्ट करने की, टैक्स वसूलने की, उसने खुद कोई बना तो उसने अपने बाल बच्चों को कुलकर्णी रखा, ब्राह्मण कुलकर्णी बने घूम रहे हैं। तो वैसे ही चौधरी में जो चौधरी था, तो अब चौधरी भी आप देखेंगे अलग अलग लोग रखते हैं, यादव भी रखते हैं, मतलब ग्वाले भी रखते हैं, आप देखेंगे कुर्मी लोग भी रख देते हैं, आप देखेंगे जाट भी रख लेते हैं, तो चौधरी कोई भी जहाँ जहाँ के तो सब रखने लग गए। और फिर यहाँ पे वीरेंद्र कुमार यहाँ पे लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, जय विज्ञान, जय मंडल, जय पेरियार, जय फूले, जय जवाहर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।